Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 12th बायो. ठीक है, हमें जो हमारा जो चैप्टर रहता था, हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज़ जेनेटिक्स वाली. हमारी थर्ड यूनिट में जितने भी चैप्टर हैं, मतलब जो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, यूनिट की बात कर रही हूँ. ये बेसिकली आपकी यूनिट की बात चल रही है. उसके बाद आपकी फोर्थ हो चुकी, फिफ्थ हो चुकी बायोटेक वाली. अब आपकी लास्ट चलती है जो आपकी सिक्स्थ है. ठीक है, सिक्स यूनिट में आपके कितने चैप्टर हैं? आपके ओवरऑल 4 चैप्टर हैं. फोर में से 2 आपके कट चुके हैं, आपके रहते हैं 2 चैप्टर. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हमारा चैप्टर है इकोलॉजी का. ये जो आपकी बेसिकली ये वाली जो यूनिट होती है लास्ट वाली, ये आपकी आती है इकोलॉजी वाली यूनिट. इकोलॉजी बोल सकते हो आप, या फिर इसको ही क्या बोल सकते हो आप, इकोसिस्टम वाली यूनिट है ये आपकी. ये वाली बात समझ आई. ये सबसे लेंदी चैप्टर है आपकी लास्ट यूनिट का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला जो ये आपका चैप्टर हुआ. यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने मार्क करके आपको दिखाया है. अब ये आप यहाँ देखो, ये देखना अभी. अब इसके जो फॉलोइंग टॉपिक्स, इसके टॉपिक्स आपके कौन कौन से रहते हैं? रेस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर्स, और ये जो ग्रोथ कर्व आपको दिखाई दे रहा है, इंटरनल लेवल वाला, एक्सटर्नल लेवल वाला, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, किसी ने अपनी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख लेना. उसमें ये लिखा हुआ है पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर्स क्या होते हैं, कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं. लेकिन इसकी डिटेल लास्ट टर्न पे भी नहीं हो पाई थी, तो मैं फिर भी इसके अंदर अब जो आपकी वीडियो है एक बार आपको थोड़ा रिकैप कराती चलूँगी कि आपको इसमें करना क्या है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो. एक्सप्लेन द रोल ऑफ, ये एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेगुलेटर्स क्या है, कन्फॉर्मर्स क्या है, माइग्रेट क्या होता है, सस्पेंड क्या होता है, और एक कंडीशन आती है यहाँ पे डायापोज वाली कंडीशन. ठीक है ना, मैंने आपको बताई थी डायापोज वाली कंडीशन क्या होती है. नेक्स्ट है एडेप्टेशन क्या होता है, पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट क्या होता है, एज पिरामिड क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, और इसमें हमारा क्या रहता है, ये वाला जो बेसिकली हमारा चैप्टर है, इसके अंदर हमारा रहता है कि जो एज पिरामिड है, चलो वो 3 टाइप के हैं. और गोज का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, गोज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल. ठीक है, मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप ये देख सकते हो. गॉज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्बर का बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, तो कुछ इसमें आएंगे, तो मैं अभी आपको, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आपने इतनी अच्छी तरीके से नहीं देखी होगी, या आपकी एक लॉन्ग वीडियो आएगी, तो मैं इसके अंदर मतलब आपको बताती जा रही हूँ मैंने आपको क्या क्या बताया, थोड़ा रिकैप करा दूँगी. ठीक है, तो मैंने इसमें आपको सबसे पहले कराया पॉपुलेशन एट्रीब्यूट. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट. ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होता है, ये पेज नंबर 225 आप अपनी एनसीईआरटी का खोल सकते हो. तो यहाँ देखना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जितने भी प्रोड्यूस हुई हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, नेटेलिटी. और ये नेटेलिटी मोर्टेलिटी किसके अंदर आता है, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट के अंदर आता है. मैंने कहा था एक होता है इंडिविजुअल और एक होती है हमारी पूरी पॉपुलेशन. अगर कोई इंसान मर रहा है, सिर्फ एक इंसान, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डेथ. ठीक है, लेकिन अगर पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगी, डेथ रेट. ठीक है ना, डेथ रेट. ये वाली बात समझ आई है ना. लेकिन नेटेलिटी वर्ड किसके लिए आता है, नेटेलिटी वर्ड इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो, नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ, इज इक्वल्स टू बर्थ के इक्वल होता है. लेकिन इसमें भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, इंडिविजुअल के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं. इंडिविजुअल के बेसिस पे तो आपका हो जाएगा बर्थ, लेकिन पॉपुलेशन क्योंकि बहुत सारी हो गई कि बर्थ बहुत ज़्यादा का हो रहा है, तो मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगी, बर्थ रेट. ये वाली बात समझ आई. ठीक है ना, बर्थ रेट. तो नेटेलिटी ही किसका नाम है, बर्थ का नाम होता है. और मॉर्टेलिटी किसका नाम होता है, मॉर्टेलिटी किसका नाम होता है, ये होता है मॉर्टेलिटी सॉरी, ये होता है डेथ. ठीक है, ये भी इंडिविजुअल के बेसिस पे भी हो जाएगा आपका और पॉपुलेशन के बेसिस पे भी हो जाएगा, दोनों के बेसिस पे रहेगा ये आपको समझ आ रही है. तो चलो, हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट करा है, हमने पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट अभी पढ़ा है ना. तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं एक पॉपुलेशन के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग, पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग,
तो वो हमारे क्या हो जाती है, वो हमारी नेटेलिटी हो जाती है। ये वाली बात समझ आई। अब बात करते हैं, अगर किसी ने सपोज न्यूमेरिकल दे दिया हमें इसके अंदर ही कि बर्थ रेट निकालो, बर्थ रेट निकालने के लिए कहा, तो वो आपको दो चीज़ें देगा, रेट कहीं भी आ जाए यानी कि पर यूनिट टाइम से डिवाइड करना है। तो आप इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बर्थ रेट का फॉर्मूला यहाँ मैं शॉर्ट में लिखूंगी, बर्थ रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने ऐड हुए हैं, ठीक है ना, अभी कितने ऐड हुए हैं किसमें, पॉपुलेशन में, और कितने हमारे प्रेजेंट थे पहले, प्रेजेंट प्रीवियसली कितने थे, प्रेजेंट प्रीवियसली कितने थे। यहाँ क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट प्रीवियसली इन द पॉपुलेशन। तो क्या कहोगे, कितने बढ़े और कितने पहले थे, उनसे डिवाइड करके आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा बर्थ रेट। ये वाली बात समझ आई। सपोज अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि यहाँ पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके बता रही हूँ, लोटस है, ठीक है, लोटस है सपोज, ऐड तो हुए हैं वो 4, मतलब नए बने हैं 4 और पुराने आपके थे 40। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि इसका बर्थ रेट निकालो, बर्थ रेट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे इसका बर्थ रेट, तो बताओ, तो कितने बने 4 और टोटल कितने थे, मतलब पहले वाला जितने भी थे, जितनी काउंटिंग होगी उसको हम नीचे लिखेंगे तो 40, तो 1/10 दैट इज 0.1 का बर्थ रेट हुआ है। ये वाली बात समझ आई। ऐसे ही डेथ रेट में हो जाएगा। तो डेथ रेट अभी देख लेते हैं, डेथ रेट देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे वहाँ पे ऐड हुए थे यहाँ पे डेथ के लिए लिख दो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लॉस जितने हुए हैं पॉपुलेशन से पर यूनिट टाइम पे, लॉस पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, इसको मैं ऐसे लिखूंगी ना कि कितने ऑर्गेनिज्म हमारे लॉस हो गए, यानी कि कितनों की डेथ हो चुकी है ना, पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, और कितने हमारे पहले थे, प्रेजेंट प्रीवियसली अपॉन प्रेजेंट प्रीवियसली, प्रेजेंट प्रीवियसली। इसको एक बार आप ना फॉर्मूला बेस भी कर सकते हो, ये तो आपको समझ ही आ जाना चाहिए कि कितने थे और कितने में से कितनों की डेथ हुई, ये मैं कहना चाह रही हूँ आपको, है ना। तो उसको डेथ रेट बोलेंगे, अगर आए हैं ऐड हुए हैं तो बर्थ रेट बोलेंगे। ये बात समझ आई। तो आप चलो इसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सपोज आपके लोटस ही है और आपके लोटस थे तो आपके 40, ठीक है, थे तो आपके 40, लेकिन उनमें से कितनों की डेथ हो चुकी, 6 की हो चुकी। तो कितनों की हो चुकी, 6 की, थे कितने 40, तो डिवाइड कर लो 2, ये कितना हो जाएगा बताओ 20, 1/10 दैट इज 0.1 आपका हुआ आंसर। ये बात समझ आई। इसके अकॉर्डिंग वैसे न्यूमेरिकल आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको फिर भी बता दिया एक बार। अब बात करते हैं एक पॉपुलेशन की। अब पॉपुलेशन जो होती है हमारी हैज़ अ सर्टेन, क्या होती है, हैज़ अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दैट एन इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी नहीं होती, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डजेंट, ठीक है, ऐसे आता है ये लिखा हुआ। इन्होंने कहा है कि जो हमारी एक पॉपुलेशन होती है उसकी कुछ एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं होती, एक इंडिविजुअल की बात कहे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपका क्या चलेगा, पॉपुलेशन वर्सेस इंडिविजुअल चलेगा या फिर इंडिविजुअल वर्सेस पॉपुलेशन चलेगा। तो क्या इन्होंने क्या कहा, पॉपुलेशन का तो बर्थ रेट हो सकता है, ये मैंने अभी बताया ना, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के लिए क्या आएगा, रेट वर्ड आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, पॉपुलेशन का क्या हो सकता है, पॉपुलेशन का क्या हो सकता है, बर्थ रेट। यहाँ मैं लिखती जा रही हूँ, आप लोग भी अपनी पेन पेंसिल उठा के नोटबुक से एक बार कॉपी कर सकते हो। बर्थ रेट हो सकता है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ दूसरे कलर से, रेट आ गया, ठीक है। पॉपुलेशन का क्या होएगा, रेट होएगा। अब दूसरी बात क्या हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा पॉपुलेशन का ही, पॉपुलेशन का क्या हो सकता है, जब बर्थ है तो फिर डेथ भी तो होगी, डेथ, खाली डेथ नहीं, रेट आएगी, ठीक है ना, क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यही बात आपकी इंडिविजुअल की होती तो क्या होता है, इंडिविजुअल हैज़ ओनली बर्थ एंड इंडिविजुअल हैज़ ओनली डेथ, ठीक है ना, ये होता है। तो इसके अंदर भी क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ पे भी रेट आ गया पॉपुलेशन के बेसिस पे। ये वाली बात समझ आई। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा सेक्स रेशो। जो सेक्स रेशो होती है, मतलब जो आइडेंटिफाई करने वाली होती है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, ऑफ मेल एंड अ फीमेल, है ना।
मेल एंड फीमेल। इंडिविजुअल में हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे तो हम बता सकते हैं ना, इतने मेल हैं और इतने फीमेल हैं। अगर आपके पास एक ही फीमेल है या एक ही मेल है तो आप सेक्स रेशियो यानी कि आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते सेक्स की, कौन मेल है और कौन फीमेल है। ये वाली बात समझ आई। अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है हमारा एज पिरामिड। क्या है वो हमारा? एज पिरामिड। मैं यहाँ लिख देती हूँ एज पिरामिड। पिरामिड छोटे बच्चे भी बनाते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, एक गिलास रखा, दो गिलास रखा, तीन गिलास रखा, फिर दो गिलास रखे, फिर एक गिलास रखा, फिर उसे तोड़ते हैं, तो ये पिरामिड जैसे ही तो शेप हो गई। तो इस तरह से ना करके ये गेम्स वगैरह की तरह भी होता है, लेकिन ये हमारा ऐसे बनता भी है। तो चलो आप देखते हैं एज पिरामिड का ही देखते हैं कि कैसे क्या होता है एज पिरामिड। मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ एज पिरामिड, ठीक है। एज पिरामिड आपका क्या होता है? इफ अ एज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमें एज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसके अकॉर्डिंग? कंट्री के बेसिस पे ही चल रहा होगा। परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर अ पॉपुलेशन रिजल्टिंग अ स्ट्रक्चर। जैसे आते हैं ना ये सेंसस डेटा कलेक्शन करने वाले, कि कितनी जनसंख्या है या कितनी पॉपुलेशन है हमारी इंडिया में, तो वो आता है कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग कि हमारी जो परसेंटेज कितनी है इंडिविजुअल की, कितने मेल हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितने रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप है, कितने प्री रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि हमारा है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन वाला ग्राफ आ रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, या फिर हमारी पूरी ओवरऑल अगर इंडिया की देखी जाए कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है ना। इस तरह से पॉपुलेशन का ये देखा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस वजह से जो ये आपके, क्योंकि एज के बेसिस पे है ना, एज आइडेंटिफाई करके ये ग्राफ जो है एज के बेसिस पे बनाया जाता है, मेल और फीमेल के। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एज पिरामिड होते हैं ये हमारे 3 टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका आगे इसके देखते हैं कि इसमें क्या रहता है। इसके एक बार मैं दोबारा से आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। इफ़ अ एज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन हो, परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज या फिर एज ग्रुप, जो परसेंटेज होती है, अगर हम उसे प्लॉट करें किसी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और रिजल्ट आए कि स्ट्रक्चर का पर्टिकुलर, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हम उसके लिए बेसिकली एज पिरामिड वर्ड यूज़ करेंगे। ये वाली बात समझ आई। तो अब मैं आपको जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगी? टाइप्स जो हैं आपके ऑफ एज पिरामिड के, ठीक है। एज पिरामिड के आपके टाइप कितने हुए? तो ये मैंने आपको जैसे बताया 3 टाइप का है। तो 3 टाइप में क्या हो सकता है आपका? एक तो है, पहले इसके टाइप डिस्क्राइब करने से पहले मैं बताती हूँ इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होंगे तो कितने होंगे। एक तो होगा रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप, लेकिन रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप तो आएगा आपका बीच में, रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है ना, जिनको बोलते हैं टीनेजर्स। और एक आपका हो जाएगा प्री रिप्रोड्यूसिंग, क्योंकि रिप्रोड्यूस करने से भी तो जो पहले छोटे वाले बच्चे होंगे वो भी तो होंगे ना, तो प्री रिप्रोड्यूसिंग वाले यानी कि यंग वंस बोल सकते हो आप, यंग वंस। ये वाली बात समझ आई। और उसके बाद आपके कौन सा जगह, जब प्री वर्ड आ गया, यहाँ आप देख सकते हो, जब प्री वर्ड आ गया और फिर रिप्रोडक्शन वर्ड आ गया, तो अब कौन सा बचा आपका? अब आपका कौन सा बचा? पोस्ट रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बचे, यानी कि जो रिप्रोडक्शन यानी कि जो ओल्ड एज वाले पीपल्स हो गए। ये वाली बात समझ आई। ये हमारे कौन से हो जाएंगे? ओल्ड एज वाले हो जाएंगे। ये आपके कौन से हो जाएंगे? ये आपके टीनेजर्स वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ये आपके हो जाएंगे चिल्ड्रंस या फिर किड्स वाली जो कैटेगरी में आते हैं ना छोटे बच्चे, ये आपके उसके अंदर आ जाएंगे। ये वाली बात समझ आई। अब आपका चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर और क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव को आप क्या बोल सकते हो? जो हमारे रिप्रोडक्टिव वाली जो एज ग्रुप होते हैं उनको आप बोल सकते हो ये हमारे मैच्योर होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे मैच्योर होते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले को आप क्या बोल सकते हो? जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ओल्ड एज, ठीक है, ये आप ओल्ड एज कंसीडर कर सकते हो। तो आप देखना इसके अंदर और क्या है। फॉर अ ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो एज पिरामिड होता है जनरली शो इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ कंबाइंड डायग्राम। ऐसा डायग्राम बनता है, यानी कि जिसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? ग्राफ के बारे में। ग्राफ मीन्स इन्होंने यहाँ पे डायग्राम बोल दिया, तो बात तो एक ही है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर हमें बताना है, सपोज इंडिया का ही बताना है कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो जो मेल और फीमेल का जो रेशियो रहता है वो उसी कंबाइंड डायग्राम के अंदर रहता है,
ये वाली बात समझ आ रही है। एंड द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, मीन्स कहीं ना कहीं वही बताता है कि ग्रोथ स्टेटस एक्चुअली में हमारी पॉपुलेशन का है तो है कैसा, या तो विदर इट इज़ ग्रोइंग और एक्सपेंडिंग, क्या ये बढ़ रहा है, और बढ़ेगा कब, जब ओल्ड एज तो कम होंगे लेकिन प्री रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप यंग वन ज़्यादा होंगे, यंग वन ज़्यादा होंगे तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज़्यादा होंगे, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा आगे की पॉपुलेशन विल इंक्रीज, जो पॉपुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये वाली बात समझ आई। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव होंगे वो तो अल्टीमेटली ओल्ड एज है तो उनकी तो डेथ होनी ही होनी है। तो हमारा जो अगर पॉपुलेशन का ग्राफ है वो बढ़ेगा कैसे, जब प्री रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप वाले ज़्यादा होंगे और रिप्रोडक्शन वाले ज़्यादा होंगे, फिर हमारा जो इंडिया का ग्राफ है वो हमारा बढ़ जाएगा। और बढ़ने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, बढ़ने के लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे एक्सपेंडिंग। ये वाली बात समझ आई, एक्सपेंडिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं बढ़ने के लिए। ट्रायंगुलर शेप का होता है, ये किस चीज़ का होता है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है ना, ये वाला जो हमारा ग्राफ होता है। तो अब बात करते हैं, मैं एक बार आपको इसको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से करके होता है, जैसे एक इस तरह से करके बना दिया, जैसे फ्लैग के नीचे वो स्टेयर्स टाइप्स होती हैं, इस तरह से करके फिर और छोटी, फिर और छोटी, और फिर सबसे छोटी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते ये कम होती जा रही है। तो ये जो नीचे वाले हैं ये मैं आपको दूसरे कलर से शो करके दिखाती हूँ। ये जो है ये तो आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से ज़्यादा होंगे, अगर ये बढ़ रहा है तो ये एक्सपेंडिंग वाला होता है ये ग्राफ, ये जो पॉपुलेशन का ग्राफ है ये एक्सपेंडिंग वाला होता है। तो एक्सपेंडिंग है तो यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है तो नीचे जो है बेस पे ये वाला और ये वाला, तो ये वाला किसका होगा, ये होगा आपका प्री रिप्रोडक्टिंग वाले ग्रुप होगा, प्री रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, सबसे ज़्यादा वो होंगे। अब थोड़े उससे कम कौन से रह जाएंगे बीच में, ये जो है ये वाला और ये वाला, ये कौन से रह जाएंगे, ये रह जाएंगे आपके रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप। और ये जो अब ये वाली कैटेगरी आई है, ये वाली कैटेगरी ये आपकी किसकी आ जाएगी, पोस्ट वालों की, ठीक है, जो ओल्ड एज में आता है। तो जब ओल्ड एज आएगा तो अल्टीमेटली एक रह गया ना, देखो ये ऑर्गेनिज्म से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये सबसे ज़्यादा दिखा रखी है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे ही कम, तो यानी कि वो आप तो इनकी तो डेथ ही हो जाएगी। तो नीचे जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड तो आपको पता है ना, फैलना। तो ये हमारा किस शेप का आया है, ये हमारा शेप आई है, मैं आपको करती हूँ, ये आपको ट्राइंगुलर सी शेप दिखाई दे रही है यहाँ, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, ठीक है ना, ये आपको ट्राइंगुलर सी शेप की दिखाई दे रही है। तो इस वजह से एक्सपेंडिंग वाले को हम ट्राइंगुलर शेप की बोलते हैं। और ये जनरली कहाँ देखा जाता है, ये हमारा इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती है ये वाली कंडीशन। तो अगर किसी ने पूछा हमारे इंडिया का ग्राफ कैसा है, तो हमारे इंडिया का एज पिरामिड ट्राइंगुलर शेप का होता है, एक्सपैंडिंग। और इसके अंदर क्या होता है, एक चीज़ और देख लेना, अब इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ये जो होता है, ये बीच में ऐसे पार्टीशन जो होता है, कंबाइंड डायग्राम में मैंने आपको बताया था, फॉर अ ह्यूमन पॉपुलेशन जो एज पिरामिड होता है जनरली शो अ एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल इन अ कंबाइंड डायग्राम। मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करेगा, तो मेल को भी ये पार्ट करेगा आइडेंटिफाई और वो फीमेल को भी आइडेंटिफाई करेगा। इन्होंने बोल दिया कि प्री रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप है, रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप है और पोस्ट रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप है, लेकिन इन्होंने तो बताया ना मेल और फीमेल इसके अंदर, तो दोनों के दोनों ही आएंगे। ये वाली बात समझ आई। मैं इसको दूसरा आपको समझाने जा रही हूँ। हमने पहला कर लिया, दैट इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, आपका आता है स्टेबल वाला। कौन सा आएगा, स्टेबल वाला। स्टेबल के अंदर क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जो नीचे का है ये, इसके बाद ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर बस बहुत थोड़ा थोड़ा करके फिर फाइनली इस तरह से करके आता है। ये वाली बात समझ आई। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो ये ज़्यादा ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। वो मेरे बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, बट ये ऑलमोस्ट ही सेम है। उसमें तो ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, जो पहले वाला था इतना था, फिर वो इतना आ गया, फिर वो और इतना आ गया। तो इसमें तो आपको जो बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये इसमें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। लेकिन इसमें ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है वो नेग्लेजेबल है, नेग्लेजेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ना के बराबर। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टेबल,
ठीक है। और स्टेबल जो ग्राफ दिखाई देता है, जो एज पिरामिड वाला जो ग्राफ होता है वो जनरली किसका रहता है, वो जनरली जापान, इस तरह की जो ये कंट्रीज़ हो गई इनका रहता है। अब हमारी जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं अपनी डिक्लाइनिंग की। डिक्लाइनिंग में बीच वाला तो सबसे ज़्यादा होगा, इधर भी कम, इधर भी कम, इधर कम होता चल जाएगा, इधर भी कम होता चला जाएगा। डिक्लाइन का मतलब जिनकी पॉपुलेशन कंट्री की कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये भी जापान वगैरह के अंदर ही आता है। तो ये देखो, ये डिक्लाइनिंग हो रहा है, बीच में ज़्यादा है, यहाँ मैं आपको दूसरे कलर से दिखा रही हूँ, ये बीच में ज़्यादा है, लेकिन ये भी आपका कम हो गया, ये वाला भी कम हो गया, ये वाला भी कम हो गया, ये वाला भी कम हो गया। ये बात समझ आई? तो इसमें आपको यही करना है, ठीक है। देखो, अब हम बात करते हैं अपना पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट की, ठीक है ना। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट मैं यहाँ लिख देती हूँ, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ये हमारा क्या होता है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, कि कितने ऑर्गेनिज्म हमारे प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। सपोज ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कितने मैं वर्ड लिख सकती हूँ, यहाँ तो मैंने वर्ड लिख दिया, आप वहाँ पे ऑर्गेनिज्म के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में इसका अगर फॉर्मूला बनाओ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमारे कितने प्रेजेंट हैं पर यूनिट एरिया के अंदर, पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर एरिया। तो अब इसमें इसको क्या बोल देंगे हम, पॉपुलेशन की डेंसिटी हो गई, या फिर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी आप इसको बोल सकते हो। अब इसमें देखना, ऑल्दो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज जनरली मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी, बट इन सम केसेस इट इज़ आइदर मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। ये बहुत अच्छा मेथड रहता है पॉपुलेशन डेंसिटी को या फिर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट को मेज़र करने का, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं। देखो, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो एक्सेप्शनल केस तो आपके आने ही आने हैं। तो एक्सेप्शन क्या है, इन्होंने कहा कुछ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको डिटरमाइन करना, या फिर ये कई बार तो ये मीनिंगलेस ही हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये मीनिंगलेस ही हो जाता है इवन, ठीक है। तो अब ये क्यों इन्होंने बात कही, तो अब देखो, अब आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर, आपको एनसीईआरटी की बुक तो ज़रूर ही रीड करनी है, ये वाली बात समझ आई, उससे पता चलेगा कि अच्छा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर पार्थीनियम दे रखा है, पार्थीनियम के बारे में आपको दिखा रखा है। ये कैरेट ग्रास होती है, मैंने आपको फर्स्ट उसमें भी बताया था, मैंने कहा था कि कोई ना कोई वर्ड ऐसा आ जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी क्लासेस में क्या होता है ना, एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं। इसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, पार्थीनियम। ये एक वीडी साइड होती है, कांग्रेस ग्रास के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये मैं आपको पुराना भी रिकैप करा रही हूँ, कांग्रेस ग्रास। ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, फॉर योर जनरल नॉलेज के बेसिस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो पार्थीनियम के बारे में हमें इसके अंदर देखना है कि आखिरकार पार्थीनियम में क्यों, है ना। इन्होंने कहा 200 स्पीशीज़ जो है पार्थीनियम की, एंड अगर 200 स्पीशीज़ ऑफ पार्थीनियम की है और एक ह्यूज सिंगल बैनियन ट्री ले ले, बैनियन ट्री तो आपको पता है कितना बड़ा होता है, विद अ ह्यूज कैनोपी, जिसकी बहुत ज़्यादा, जैसे कैनोपी का मतलब होता है जैसे ये पेड़ है ना, इस तरह से करके, ऐसे करके आपका पेड़ हो गया, और यहाँ पे आपकी क्या हो गई, इसकी इस तरह से करके, तो ये छतरी टाइप जो ऊपर इस तरह से करके होता है, ऐसे करके ही होता है, बीच में आता है ये, है ना, जो बैनियन ट्री के अंदर होता है। तो इन्होंने कहा ये ह्यूज कैनोपी वाला ट्री ले लो एक सिंगल, और 200 स्पीशीज ले लो पार्थीनियम की, है ना, क्योंकि वही तो मतलब है जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कितनी जगह घेरी, है ना, जो नॉर्मली होती है। तो स्टेट्स दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ बैनियन ट्री इज़ वेरी लो। पॉपुलेशन डेंसिटी बैनियन ट्री की फिर भी कम ही रहेगी, भले ही वो एरिया इतना ले ले, ठीक है। वही वाली बात है, क्योंकि ये एक है, और पार्थीनियम जो है वो छोटा भले ही है, लेकिन काउंट तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना, 200 स्पीशीज़ है। तो क्या कहोगे, स्टेट्स दैट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ बैनियन ट्री इज़ वेरी लो रिलेटेड टू द पार्थीनियम, बट बैनियन ट्री परफॉर्म्स मैनी रोल्स इन द इकोसिस्टम। अब इन्होंने इसका फंक्शन बता दिया। ये आपका कौन सा ट्री मैंने आपको बताया, बैनियन ट्री, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, इकोसिस्टम के अंदर, देन पार्थीनियम। क्यों, अब इसकी पूजा वगैरह भी की जाती है, और भी बहुत ज़्यादा इसमें होता है, मतलब, है ना। तो इन दिस केस परसेंटेज कवर और बायोमास इज मोर मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। इन्होंने कहा बायोमास को ज़्यादा लेके, बायो मीन्स लिविंग एंड मास फॉर द वेट। तो कितना एरिया कवर करा ज़्यादा,
किसने करा, साइज़ के बेसिस पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज़्यादा कौन सा है, पार्थेनियम है ना। तो इन्होंने कहा है कि बायोमास इज मोर मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। इन सम केसेस एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी इज नॉट पॉसिबल देन रिलेटिव डेंसिटी इज टेकन। इन्होंने कहा है कि कुछ, अब एक तो एग्जाम्पल हमारा ये आ गया, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कुछ केसेस में एब्सोल्यूट तो हम नहीं निकाल सकते। जैसे होता है ना, अगर हमें कोई मैथ्स का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है, तो अगर हमें वो सॉल्व करते जा रहे हैं तो कई बार 0.1111 इस तरह से करके आ गया, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है, एब्सोल्यूट, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना। हम इसको खुद ही 2 बना देंगे, ये राउंड ऑफ करके 0.12 कर देंगे, लेकिन एक एक्चुअली में क्या है, पॉइंट का भी डिफरेंस ना रहे, है ना। तो ऐसे ही क्या है कि सपोज़ जो ये होते हैं डिस्कवरर्स वगैरह होते हैं, ये कहीं पे जाते हैं, तो इनको क्या है, सपोज़ इनको हमने वर्क दे दिया कि आपको ना लायन की स्पीशीज़ कितनी है, या इस पर्टिकुलर किसी भी एक चीज़ की हमने इनको दे दी, टारगेट दे दिया कि इस जंगल के अंदर जितने भी स्पीशीज़ है आपको बताने कि कितने नंबर हैं इनके, आपको काउंट करके बताना है, गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन इस केस में फिर भी गलत हो ही जाता है ना। तो आप क्या कहोगे, इन सम केसेस एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, इज नॉट पॉसिबल, देन रिलेटिव डेंसिटी इज टेकन। तो अप्रॉक्सीमेट वाली हम ले लेते हैं, कौन से वाली, रिलेटिव डेंसिटी इज टेकन, रिलेटिव डेंसिटी को ले लेते हैं। तो आपकी फाइनली अगर किसी ने पूछा आपकी कितनी टाइप की डेंसिटी आई, एक तो ये आपकी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इन द सेंस एक्यूरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, और दूसरी आपकी कौन सी आई, रिलेटिव, ठीक है, पॉपुलेशन वाली डेंसिटी। ये वाली बात समझ आई आपकी, दो तरह की पॉपुलेशन डेंसिटी आई, एब्सोल्यूट यानी कि एक्यूरेट, रिलेटिव मीन्स अप्रॉक्सीमेट वाली, ठीक है। हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, ये भी लेनी पड़ती है कहीं पे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। The number of fish caught by the trap is a good enough to measure of its total population density in a lake. कोई लेक है, इसके अंदर आपकी फिशेज हैं, बहुत सारी फिशेज है, ठीक है। तो हम ट्रैप जाल डाल के फिशेज को तो निकाल सकते हैं और इजीली काउंट कर सकते हैं, चलो ये मेथड हो गया आपका एब्सोल्यूट वाला। लेकिन अगर बात कहीं ना नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व सेंसर्स काउंटिंग करने जाएं, है ना, कोई नेशनल पार्क हो गया या फिर कहीं पे, ये जो एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ आपका, अभी मैंने पार्थेनियम का बताया, बैनियन ट्री का रिलेशन बताया, एब्सोल्यूट डेंसिटी में फिशेस कॉट वाला बताया, और मैंने दूसरा आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व सेंसस वाला बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑफ अ टाइगर परफॉर्म्स बाय 2 वे, है ना। तो अब इन्होंने कहा है आपको किसी नेशनल पार्क में टाइगर्स कितने हैं वो आपको बताना है। तो 2 तरीके होते हैं, जो सेंसस डेटा कलेक्शन वाले आते हैं वो क्या करते हैं, बाय काउंटिंग द फीकल पैलेट, जो हर एक ऑर्गेनिज्म होता है उसके जो फीकल पैलेट होता है, जो वो अपनी बॉडी का एक्सक्रीटा निकालता है, वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे गोट है, गोट के अंदर जो होती है ना डिज़ाइन सा करके निकलती है, जो उसकी आप बोल सकते हो जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है ना, यूरिया जो वो सिक्रीट करती है, आप उसको बोलो फीकल पैलेट। फीकल पैलेट की फॉर्म में, जो जैसे आपने मंकी है, मंकी जो एक्सक्रीट करता है ना, जिसको पॉटी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज इसकी ये वेस्ट मटेरियल, तो उस पर लाइन होती है, अगर किसी ने आइडेंटिफाई करा हो तो वो क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी के ऑर्गन ऐसे ही है, तो इस वजह से। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग करके होती है, तो वो या तो जो अगर ऑर्गेनिज्म होंगे जंगल के अंदर तो वो एक्सक्रीट करेंगे तो हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग करके आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये देख सकते हैं कि अच्छा ये अलग है, ये अलग है, ये अब तक देख लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये एक एक्यूरेट नहीं है, ये हमें एक्यूरेट नहीं बताता, इसमें कुछ मिस्टेक निकल सकती है। और दूसरी बात है बाई पगमार्क, है ना। तो दूसरा क्या हुआ इसमें, बाई पगमार्क यानी कि जो पैरों के निशान होते हैं, हर एक जो ये होते हैं एनिमल्स वगैरह, इनके पगमार्क डिफरेंट होता है, तो पगमार्क्स के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे कितने ऑर्गेनिज्म है और कितने टाइप के हैं अलग। तो कैसे, फर्स्ट हो गया पगमार्क के थ्रू बता सकते हो, दूसरा हो गया बाई काउंटिंग करके, बाई काउंटिंग आ फीकल पैलेट। ये इम्पोर्टेंट है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी पूछ लेता है इसका, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाई पगमार्क्स
मार्क्स के थ्रू हो जाएगा। और दूसरी बात हो जाएगा बाय काउंटिंग द फीकल पैलेट। ये वाली बात समझ आई है, ठीक है। तो हमें यही इसके अंदर कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। अब इससे नेक्स्ट देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। तो आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे अपना करेंगे। इसके अंदर भी मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ है तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन डेंसिटी से ही रिलेटेड होगा, ये भी है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी से ही रिलेटेड होगा कि कितने ऑर्गेनिज्म है, कहाँ कहाँ पे कैसा इंटरेक्शन पाया जाता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। किसी ने अपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, ये आपका इकोलॉजी है, आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। आपकी क्लास में भी बन चुका है, आपका कोर्स सिर्फ आपके 2 ही चैप्टर रहता है, उसमें से भी आधा चैप्टर ये हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना पुराना स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर देना, नोट्स वगैरह अच्छी तरीके से बनाना। और किसी ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले अपनी आप पुरानी वीडियोस देखो, उसके बाद नहीं देखना। इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपकी अभी 4-5 ही वीडियो आई हैं इसकी, तो इसको आप आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। बाकी बातें हम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी नेक्स्ट टर्न पर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।